यस सो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर आज है आपके पास लेक्चर नंबर 14 ऑफ चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बोला आधा टाइम तो तुमने इसी में निकाल दिया है। अरे भाई अब क्या मैं स्टार्ट भी ना करूं वीडियो को, ऐसे ही आ जाऊं? हाँ सीधा सीधा, वैसे वो भी ठीक है। हाँ है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमें कुछ ज्यादा मतलब बड़ा हैवी काम तो नहीं है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंपॉर्टेंट है। ये इतना मतलब ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है ना। थोड़ा बहुत चीजें मैं लिख के लेके आया हूँ, बाकी हम इसको एनसीईआरटी से ही रीड करेंगे। मैं कुछ नहीं लिखवाऊंगा इसमें, एनसीईआरटी से रीड करवाऊंगा, वो आपको याद खुद ही करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इससे। तो देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था, एक प्रोजेक्ट था। हेलो ये देखो बंटी आज फिर से लेट घुस रहा है क्लास में। व्हाट इज दिस बंटी, चलो अंदर। ठीक है जाता जाऊं। तो देखना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे बंटी आज हम, ठीक है ना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बता तो रहा हूँ, सुन तो लो, सुनता है ही नहीं। देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जीनोम क्या होता है ना। जैसे बंटी क्या तुम कुछ रिवाइज करके आए हो? तुमने पिछली बार कुछ पढ़ा नहीं था, पिछले लेक्चर रिवाइज किए हैं क्या तुमने? हाँ मैंने तो सब कुछ रिवाइज कर लिया। तो मतलब तुम्हें सब आता है। तो व्हाट इज जीनोम बताओ जरा। जीनोम जो हैप्लॉइड कंटेंट होता है। हाँ बिल्कुल सही। हैप्लॉइड कंटेंट अगर हम बात कर रहे हैं किसी उसमें ऑर्गेनिज्म में, तो वो क्या है, उसका जीनोम है। हैप्लॉइड कंटेंट। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में 23 क्रोमोसोम्स का पेयर होता है ना। तो 23 एक सेट ले लो बस। एक सेट को ही हमने क्या कह दिया, जीनोम कह दिया। अब उस एक सेट को ही आपको स्टडी करना है। जैसे आपको पता है ह्यूमंस में टोटल कितने बेस पेयर्स थे? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स थे, है ना। अब उनमें से देखो आपको सिर्फ इतने बेस पेयर स्टडी करने हैं, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनके होमोलोगस थे वो आपको डायरेक्टली पता चल जाएंगे। होमोलोगस तो पता है ना? हाँ मुझे तो सब पता है, मैं पढ़ के आया हूँ। बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहना है। तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट था। आप देखो इतने सारे बेस पेयर्स को स्टडी करना है, तो मेगा प्रोजेक्ट तो होगा ही। ह्यूमन के जीनोम को स्टडी करना है आपको इसमें, ठीक है ना। देखो तो कितना टाइम लग गया इसको, 13 साल का ये प्रोजेक्ट था। 1990 से 2003 तक चला है, देख सकते हो आप। और इसमें किस किसने पार्टिसिपेट किया इसमें? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है। मेगा प्रोजेक्ट था ये। 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर स्टडी करने थे और एक बेस पेयर को पढ़ने की कॉस्ट इतनी थी। ये $3 यूएस डॉलर है ना। मेरी या तुम्हारी औकात नहीं होगी इनको देखने की। बोले बाद में हो सकती है। हाँ तो बाद में तो हो सकती है ना, पर वो तभी होगी जब आज ये पढ़ोगे और डॉक्टर बनोगे, है ना। तो 9 बिलियन यूएस डॉलर्स हमें लग गए इसको करने में, है ना। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक स्टडी होती है, या एक ऐसा कह लो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, जिसमें हम पूरा जीनोम को स्टडी करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इकट्ठी करते हैं, उसको डाटा बेसिस में भर देते हैं, ठीक है ना। तो गोल क्या क्या थे, ये गोल्स वगैरह में कुछ चीजें लिख के आए हूं, और कुछ चीजें आपको कुछ क्या मेजर जो है वो मैंने देखा यार एनसीईआरटी में 3-4 पेज में दिया हुआ, 2-3 पेज में। मैंने कहा इसमें 2-3 पेज लगा दिए क्या यार, एनसीईआरटी वाले भी XYZ है, XYZ में कुछ भी भर लेना। बहुत अच्छे। हाँ बहुत अच्छे। तुम्हें क्या लगा बदतमीज? ऑल 20,000 से 25,000 जीन को हमें आइडेंटिफाई करना है। अभी जीन की बात हो रही है, क्रोमोसोम 46 होते हैं, जीन्स तो 20,000 से 25,000। इतनी जीन्स हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करना एक गोल था। फिर इतनी जीन्स को आइडेंटिफाई तो कर लिया, इनमें बेस पेयर्स किस ओरिएंटेशन में किस सीक्वेंस में लगे हैं उसको भी डिटरमाइन करना था, उसको भी जानना था। फिर इस इंफॉर्मेशन को जो हमने गैदर कर ली, इसको हमें कहीं ना कहीं फिल भी करना होगा, है ना। तो उसको स्टोर करके रखना है इस इंफॉर्मेशन को। इंप्रूव करना है टूल्स, किस चीज के टूल्स? डाटा एनालिसिस के टूल, कि हमें डाटा एनालिसिस भी और बेटर करनी है। बिकॉज इसके लिए आपकी एनसीईआरटी लिखती है, अगर एक बुक के 1000 पेज है, 300 पता नहीं ऐसे क्या क्या डाटा दे रखा है उन्होंने, है ना। हाँ कुछ ऐसा है मेरे ख्याल से, अगर एक पेज पे 1000 लेटर्स आ सकते हैं, है ना। तो उसमें एक बुक में 300 पेजेस, 3000 पेजेस और पता नहीं क्या क्या लिखती है एनसीईआरटी, बट वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस ये जान लो कि इससे इतनी ज्यादा बुक्स बन सकती हैं आपके एक ह्यूमन जीनोम से, कि आपका ये पूरा रूम भर सकता है, ठीक है ना। भर सकता है मतलब इसमें जगह नहीं होगी आपके खड़े होने की। हाँ जगह नहीं होगी आपके खड़े होने की, बदतमीज बैठा हुआ है। इधर देख, स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन देख लिया, इंप्रूव टूल्स देख लिया, ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी, अब ये टेक्नोलॉजी हमने यूज कर ली, किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हो किसी इंडस्ट्री में, है ना। एड्रेस कर सकते हैं ELSI, इट इज नॉट एलिसा, इट इज ELSI। एलिसा भी पढ़ेंगे, एलिसा भी पढ़ेंगे हम। कहाँ पे पढ़ेंगे? बायोटेक में भी पढ़ेंगे, और नाम तो आपको जब एड्स करवाएंगे तभी बताएंगे, है ना। बट एलिसा में क्या है? एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज। एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज जो इससे रिलेटेड होते हैं, मतलब क्या,
कोई किसी के ह्यूमन जीनोम को स्टडी करके उसको कॉपी कर ले, है ना, तो एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज में आ गया, है ना, और उसका क्लोन वगैरह बना ले तो वो गलत है। और यही है उस एलसी मतलब ELSI का मतलब एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। मेथोडोलॉजीज, कौन कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की, इससे पहले एक पैराग्राफ आता है, तो पहले हम वो रीड करते हैं, फिर हम उसी सीक्वेंस में एनसीईआरटी के थ्रू चलेंगे। तो एनसीईआरटी खोल लीजिएगा, आज मैंने साथ ही में रखी है, एनसीईआरटी खोल के रखी है, क्यों, बिकॉज ये मुझे लिखना था। तो आज के लेक्चर में तो कोई नहीं कहेगा ना यार कि आप एनसीईआरटी से क्यों करवा रहे हो, बिकॉज आज का लेक्चर ही एनसीईआरटी के बेसिस पे ही है ना। तो देखना आगे क्या क्या है, यहां तक मैंने आपको बता दिया, नीचे देखो। अब नीचे देखना, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003, knowledge about the effect of DNA variations among individuals can lead revolutionary new ways। अब इससे क्या क्या हो सकता है, एनसीईआरटी में हेडिंग डाल लो अंडरलाइन करते हुए, बेनिफिट्स या हमारे लिए क्या एडवांटेजेस है इसके। देखो, डायग्नोस, ट्रीट एंड समडे प्रिवेंट द थाउजेंड्स डिसऑर्डर्स। कई सारे डिसऑर्डर्स जो हमारी बॉडी में होते हैं जीनोम के कारण, जीनोम में थोड़ी चेंजेस, म्यूटेशंस के कारण, उनको हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं आसानी से पूरे जीनोम को स्टडी करके। Besides providing clues to understanding human biology, learning about non-human organisms, हम non-human organisms को भी जान सकते हैं। किसी बकरी को ले लिया या किसी उसको ले लिया, किसी जानवर को ले लिया, उसका हमने डीएनए निकाल लिया, उसमें से जीनोम उसका हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। डीएनए सीक्वेंसेस कैन लीड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेचुरल कैपेबिलिटीज। ये सब छोड़ो, लास्ट में देखना, लास्ट में लाइन लिखी हुई है, मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, है ना, और ये जो भी नाम लिखा हुआ है पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है एक, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, जानना चाहो जान सकते हो। ड्रोसोफिला हो गया, प्लांट्स राइस, है ना, अरेबिड क्या ये अरेबिडोप्सिस। अच्छा, कई बच्चों ने ना ये नाम ना लेने पड़े इतने भारी भारी, उन्होंने बाई छोड़ दी। देखो क्या है, अरेबिडोप्सिस, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, कैनोरैब क्या है ये, नहीं सियानो, यार मेरे को आता है, ठीक है। मेथोडोलॉजीज में आते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दिए हैं। आइडेंटिफाई करना है ऑल जीन्स एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, मतलब कुछ ही जीन्स होती है ना आरएनए जो बनाती हैं, है ना, उन सबको हमें आइडेंटिफाई करना है, और उनको हमने क्या नाम दे दिया, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ठीक है ना, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। देखो, द मेथड्स इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोचेस। एक अप्रोच क्या थी, एक अप्रोच ये थी कि हम क्या करें, सारे जीन्स को देखें, कौन से जीन्स को जो कि आरएनए दे रहे हैं, और उनको अलग कर लें और उनके हम नंबरिंग कर लें, ठीक है। सेकंड क्या था, सीक्वेंस, ये क्या लिख दिया मैंने, सीक्वेंस एनोटेशंस। सीक्वेंस एनोटेशंस का क्या मतलब है, एसए से आप इसको जान सकते हो, एसए सीक्वेंस एनोटेशन, कि हमने सारे जीनोम को देख लिया, सबको हमने निकाल लिया, और उनमें से बाद में हम छांट रहे हैं कौन सा ये करता है, कौन सा ये करता है, उनके सेगमेंट कर लिए, है ना, जीनोम निकाला, उसके सेगमेंट कर लिए, हाँ ये वाला जीनोम क्या कर रहा है, ये देखा, ये वाला जीनोम क्या कर रहा है, ये देखा, स्टोर किया, है ना। तो वो चीज थोड़ी सी ज्यादा, ये थोड़ा इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा मेरे को भी, अब आगे देखते हैं, देखो। The other took the blind approach of simply sequencing the whole set of genome that contained all the coding and non-coding sequence। ये सीक्वेंस एनोटेशन, इसमें कोडिंग भी आएंगी, नॉन कोडिंग भी आएंगी, सबको ले लेना, काट कर लेना, देखना। डिफरेंट रीजन इन द एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विद फंक्शंस। अलग अलग सीक्वेंस, अलग अलग रीजन को हमने अलग अलग फंक्शन कह दिया कि हाँ इसका ये वाला फंक्शन है, इसका ये वाला फंक्शन। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन। फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड। डीएनए को निकाला, कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स, उसके फ्रेगमेंट्स कर लिए, पीसेस कर लिए, है ना। अब ये कैसे करते हैं फ्रेगमेंटेशन डीएनए की, मॉलिक्यूलर सीजर्स की मदद से, जो कि कौन है, एंडोन्यूक्लियेसेस या एक्सोन्यूक्लियेसेस, मतलब मेनली जो हम यूज करते हैं दैट आर एंडोन्यूक्लियेसेस, है ना। आगे देखो, हाँ, एंड क्लोन्ड, उसको फिर हम क्लोन कर लेंगे। क्लोन क्यों, बिकॉज अगर मान लो कहीं गुम गया है, कुछ हो गया, उसको फिर हम कैसे कर सकते हैं, उसको स्टडी दोबारा से थोड़ी निकालेंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीनोम, फिर से हम इतने डॉलर लगाएंगे, 9 बिलियन, है ना, नहीं, तो हम उसको क्लोन कर लेंगे पहले से ही, ठीक है। देखो, एंड क्लोन्ड इन सुटेबल होस्ट, और क्लोनिंग के लिए कोई ना कोई होस्ट चाहिए होगा, बायोटेक्नोलॉजी में ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। द क्लोनिंग रिजल्टेड इनटू एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस। इससे क्या होगा, क्लोनिंग से उसी जीन के या उसी डीएनए के, उसी सेगमेंट के कई सारे दो ऐसे सेम वही बन जाएंगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक होस्ट यूज करते हैं। द क्लोनिंग रिजल्टेड इनटू एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन एंड सब्सिक्वेंटली कुड बी रीसीक्वेंस्ड विद ईज, नहीं, कुड बी सीक्वेंस विद ईज, तो हम उसको आसानी से सीक्वेंसिंग कर सकते हैं उसकी। द कॉमनली यूज्ड होस्ट, कौन कौन से होस्ट आसानी से हम यूज करते हैं, देखो बैक्टीरिया का दिया हुआ है बैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, वेक्टर हो गया ना, ये वेक्टर, वेक्टर होस्ट और वेक्टर में बड़ा फर्क है, ये आप समझेंगे कहाँ, उसमें बायोटेक्नोलॉजी में। यैक, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। The fragments were sequenced using automated DNA sequencers
दैट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेथड। ये तो आपको ऐसे ही लिखा हुआ है, क्या है कि हम उसको क्या करेंगे, ऐसे अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेंगे, अब इतनी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर नहीं कर सकते, हमने उसको कंप्यूटर में सेव करके रख दिया। ये देखो, अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंस वाज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, देयरफॉर हमने स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स निकाले, डेवलप करे। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1, जो फर्स्ट क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम नंबर 1, वो कब कंप्लीट हो गया, 2006 की मई में। तो यहाँ देखो प्रोजेक्ट के बाद हुआ है वो। दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 क्रोमोसोम्स, मतलब सबसे एंड में क्रोमोसोम 1 का देखा इन्होंने। नेक्स्ट देखना आगे। Another challenging task was assigning the genetic and physical maps। अब हमें जीनोम के मैप वगैरह भी बनाने पड़ेंगे, मैपिंग करनी पड़ेगी। अरे जैसे ये जीनोम है तो इसमें इस पोजीशन पे कौन सा है, इस पोजीशन पे कौन सा है, ये चीज, ठीक है। दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस यूज्ड नोन एज माइक्रोसैटेलाइट्स, वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात कर दी कि यहाँ पे दो टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म वाली, और कौन सी इन्होंने कौन सी लिखी थी, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, और क्या है, हम माइक्रोसैटेलाइट्स को स्टडी कर रहे हैं। माइक्रोसैटेलाइट्स क्या होती हैं, वीएनटीआर वगैरह, ये सब हम आगे देखेंगे, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। आगे हम ये सब करेंगे, तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा। छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। अब देखो, सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, अभी हमारे बारे में कुछ फीचर्स बता रहे हैं कि हमारे बारे में इस प्रोजेक्ट से हमें क्या क्या पता चला है, तो इस इंफॉर्मेशन को भी हम देख लेते हैं। ह्यूमन जीनोम कंटेन्स, देखो ये वाले पेज मैंने पूरा ही खाली रखा है, पढ़ना हो तो पढ़ लो, नहीं तो ये जो इंपॉर्टेंट है वो तो मार्क करा ही रखा है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखो, तो ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स, तो ये तो हमने अप्रॉक्स लिखा है, अप्रॉक्स लिखा है ना भाई। Average gene consists of 3000 bases, but sizes vary greatly, with the largest known human gene being dystrophin at 2.4 million bases। ये सब आप खुद याद करेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड एट 30,000। हमने देखा ये कितनी जीन्स हैं, लगभग मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेट्स ऑफ 80 से 1.5 लाख। पर पहले हमें ऐसा लगता था कि 80 लाख या 80,000 से 1.5 लाख तक जीन्स हैं, बट नहीं, ठीक है ना। Almost all 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। अब ये मैं आपको समझा देता हूं कि आपकी अगर मैं बात कर रहा हूं ना, तो 99.9% डीएनए इज सेम इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। याद रखनी है ये चीज, मतलब मैं अलग हूं, आप अलग हो। इसका क्या कारण है, इसका कारण है 0.1% डीएनए इज डिफरेंट, यही इसका कारण है। 0.1%, देखो कितना छोटा है, इसका 0.1% देख लेना, निकाल लो जरा। 0.1% मतलब 0.1/100, ऐसा कर लो, 1000 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 9। तो देखो 3 जीरो से यहाँ पे आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 6, सिर्फ इतना है, इतना ही है 0.1% इसका। तो बस that was which I wanted to tell you. The total number of genes is estimated, हमने देख लिया। The functions are unknown for over 50% of the discovered genes। जो हमने डिस्कवर कर भी ली हैं, उनमें से भी 50% से ज्यादा का तो हमको फंक्शन पता ही नहीं है। Less than 2% of the genome codes for protein, very important, very important। Less than 2% codes for protein, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन जो है बहुत कम जीन्स हैं जो प्रोटीन बना रही थी। रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। जो ये डिफरेंट पार्ट है डीएनए का, ये एक्चुअली रिपीटेड पार्ट ही होता है। अब इसमें डिफरेंस किस चीज का है, ये मैं दोबारा से समझाऊंगा आगे, कहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, देखना ध्यान से। ये होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, इसको हम बोलते हैं टेंडम डीएनए, या कह लो सैटेलाइट डीएनए, जो ये 0.1 वाला है। इसमें क्या होता है ना, रिपीटेटिव डीएनए होता है। रिपीटेटिव डीएनए का क्या मतलब, जैसे मान लो मैंने कहा ए टी ए टी ए टी ए टी, यही रिपीट होता जाएगा, बस कितनी बार रिपीट हो रहा है उसका डिफरेंस होगा। जैसे मान लिया मेरे क्रोमोसोम नंबर 1 पे ये जो है टेंडम रिपीट कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 4 बार। ऐसा होगा नहीं, है ना, वो हम देखेंगे आगे। मेरे क्रोमोसोम नंबर 1 पे अगर ये 4 बार रिपीट हो रहा है, आपके क्रोमोसोम नंबर 1 पे ही होगा नंबर 1 पे ही, बट रिपीटेटिव जो नंबर है रिपीटेशन का वो अलग होगा। हर ऑर्गेनिज्म में उसी लोकस पे उसी क्रोमोसोम पे होगा, बट रिपीटेशन का नंबर अलग अलग होगा। मेन कंसेप्ट ये है, और इसी रिपीटेशन के नंबर को हम देखते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये किसका डीएनए है, हमें ये चीज पता चल जाती है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए ह्यूमन फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो उसमें क्या यूज करते हैं हम, यही चीज यूज करते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स, या कहें तो रिपीटेटिव डीएनए को ही यूज करते हैं। देखो, रिपीटेड डीएनए मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, मतलब बहुत ज्यादा पोर्शन होता है ये ह्यूमन जीनोम का एक्चुअली 0.1 में से, इसमें भी कई बार ऐसा होता है ना। और जो ये 0.1 है,
जो हम यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वो नॉन कोडिंग होता है ना, वो इंट्रॉनिक होता है, एक्सट्रॉनिक नहीं है, इंट्रॉनिक। एक्सॉन इंट्रॉन पढ़े ना? हाँ जी, बोलो बंटी जी, क्या आपने एक्सॉन और इंट्रॉन पढ़े हैं? हाँ मैंने तो सब कुछ पढ़ा है, मैं तो रिवाइज करके आया हूँ। तो बिल्कुल सही, आप भी रिवाइज करके ही बैठा करिएगा, ठीक है ना। तो ये बस क्या है, ये इंट्रॉनिक है जो हम इसको देखते हैं ना, इंट्रॉन को हम देख रहे होते हैं एक्चुअली इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, वो हम आगे देखेंगे। चलो, रिपीटेड सीक्वेंस मेक्स अप द वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स। कई बार रिपीट हो रहे हैं, कई बार, मेनी टाइम्स मतलब मान लो ये 100 बार रिपीट हो रहा है ना, आपके अंदर ये 200 बार रिपीट हो रहा होगा, तो देखो कितनी मैक्सिमम कितना ज्यादा हो सकता होगा, है ना। रिपीटिशन बहुत ज्यादा होती है। आगे देखो, that are repeated many times, sometimes 100 to 1000 times. They are thought to have no direct coding functions. इनका कोई coding function नहीं है, मतलब ये इंट्रॉने हैं, है ना। But they shed light on chromosome structure, dynamics and evolution. But इनका भी कोई ना कोई काम तो है ही। अब वो काम हम कहाँ पढ़ेंगे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम 1 has most genes. क्रोमोसोम 1 में सबसे ज्यादा जीन्स हैं, और क्रोमोसोम नंबर जो लास्ट में देखो, 1 में सबसे ज्यादा, 2 में उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे होता जा रहा है, और लास्ट वाला जो है XY क्रोमोसोम, उनमें Y में सबसे कम होते हैं। तो देख लो, क्रोमोसोम 1 में है 2968 जीन्स, और क्रोमोसोम Y में सबसे कम 231। Scientists have identified about 1.4 million locations where single base DNA differences, SNPs, single nucleotide polymorphism occur in humans। कि ऐसी कई जगह पे होती हैं। अब ये मैं आपको समझा रहा हूँ, हेलो, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसको खुद ही लिखेंगे अपने नोट्स में। SNPs के बारे में ये लिख लेनी है, ये जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है लास्ट, देखो दोबारा से पढ़ रहा हूँ। Identified about 1.4 million locations where single base DNA differences। कि अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे कोई डीएनए है, तो साइंटिस्ट को 1.4 बिलियन ऐसी चीजें, ऐसी जगह मिली है, ऐसी लोकेशंस मिली हैं जहां पे ह्यूमन में डीएनए अलग अलग हो सकता है, सिर्फ एक बेस के कारण, है ना। मतलब अगर सब में ATGCC है एक लोकेशन पे, तो ऐसा हो सकता है इस सी की जगह एक बेस चेंज कर दो, वो अलग ह्यूमन बन गया, है ना। तो वो होता है म्यूटेशन के कारण या पॉलीमॉर्फिज्म, कि एक बेस में चेंज आने के कारण पूरा का पूरा डीएनए ही चेंज हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। तो देखो यही लिखा हुआ है, उन्होंने ऐसी 1.4 मिलियन लोकेशंस देखी हैं जहां पे एक बेस चेंज करोगे तो पूरा ही डिफरेंस आ जाएगा, है ना। सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस अकर इन ह्यूमन, एक बेस अलग अलग हो सकता है ह्यूमंस में। SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब एक ही न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है ना, एक ही न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है अलग अलग फॉर्म्स में, ठीक है। The information promises to revolutionize the process of finding chromosomal locations for disease। तो इससे हमें क्या पता चल सकता है कि हम इन लोकेशंस वही पहले चेक करते हैं, तो पहले जब भी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो, तो हम इन्हीं लोकेशंस पे चेक करेंगे ना, क्या पता यहीं पे कोई बेस पेयर चेंज हो गया हो, है ना। तो बस यही है आपके पास ह्यूमन जीनोम का बारे में। एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस, ये आप खुद से पढ़ लेना, होमवर्क में दे देते हैं ये। एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस आप खुद से पढ़ लेना, क्या ही पढ़ना है इसके बारे में, है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को अब हम स्टार्ट करेंगे, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हाँ, नोट तो चलो क्या ही करना है, आप ऐसा करना ना, अपने नोट्स में लिख लेना, रीड फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में टिक्के टुक्के मार लो जो मारने थोड़े बहुत। Okay, so now let's start with the DNA fingerprinting and टाइम वैसे तो 18 मिनट तो हमें इसी को करने में लग गए, देख लो क्या यार। आई होप सो आपको सब कुछ समझ आया होगा, इसमें कुछ खास था नहीं, ठीक है। जो शॉर्ट फॉर्म्स थी उनको याद रखना, फुल फॉर्म के फॉर्म में मतलब वो आप लिख लेना अपने नोट्स में लिखना चाहो। अब हम स्टार्ट करेंगे विद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और इसका बेसिस क्या होगा, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस। 99.9% सेम है डीएनए इन ऑल ह्यूमंस, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। क्या लिख रहा हूं मैं, सब ह्यूमंस में 99.9% जो है डीएनए सेम होता है, बट ओनली 0.1% डीएनए इज डिफरेंट। सिर्फ 0.1% डीएनए जो है वो अलग अलग होता है, और उस 0.1% के कारण ही ऑर्गेनिजम्स में इतनी वेरिएशन होती है। ऑर्गेनिजम्स वेराई क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्यों आप और मैं बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते,
है ना। अब अगर मैं बात कर रहा हूं ये 0.1% डीएनए अलग अलग होता है इन ऑल एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस, अब आपको अगर ये केसेस वगैरह याद नहीं है आइडेंटिकल ट्विंस के, तो आप कहां पे जाके देख सकते हो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने आपको ये पढ़वाया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले लेक्चर में, बिकॉज बीच में थ्योरी में ये छूट गया था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बताया था मैंने ये सब, है ना। तो वहां पे उस लेक्चर में आप जाके देख सकते हो आइडेंटिकल ट्विंस की कहानी। तो देखो आइडेंटिकल ट्विंस में ये भी सेम ही होगा, तो उनमें हम ये पता, मतलब उनमें ये जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है प्रोसीजर की जानना कि कौन है कौन है, सारा कुछ उनमें सेम होता है, बस कुछ चीजें होंगी जैसे ये फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कि इसको हम कैसे कैसे करेंगे। अब देखना इसमें सबसे पहले जो यूज हो रहा है दैट आर VNTRs, ये यूज होंगे और पॉलीमॉर्फिज्म यूज होगा। पॉलीमॉर्फिज्म आई होप सो आपको समझ आ ही गया होगा, वेरिएशन इन अ डीएनए, वेरिएशन इन अ डीएनए एट अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। अभी एपी नहीं है, एपीजीपी बोलने लग पड़ो, पर्टिकुलर सीक्वेंस। ठीक है, किसी एक उसमें ये किसके कारण आ सकता है, और म्यूटेशन के कारण भी पॉलीमॉर्फिज्म आपको देखने को मिल सकती है। म्यूटेशन कैन बी वन ऑफ द रीजन फॉर दिस। VNTRs फुल फॉर्म लिख लीजिए, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। अब देखना हमें इस 1.1% डीएनए को स्टडी करने से पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि वो जीन या डीएनए किसका है ना, वो डीएनए किसका है जो हमारे पास है। अब ये कैसे पता चलेगा, देखना ध्यान से। सबसे पहले हम इस 0.1 डीएनए को जब स्टडी करेंगे तो ये 0.1 डीएनए कौन सा होगा, जैसे मैंने आपको बताया ना 99.9% सेम है, 0.1 अलग अलग, तो ये 0.1 जो अलग अलग होता है ये रिपीटेटिव डीएनए होता है, मैंने आपको पीछे भी बताया। दिस 0.1% इज रिपीटेटिव डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट एट सेम लोकस पे प्रेजेंट है ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इवन, मेरे में और आप में जो ये 0.1% डीएनए है सेम ही लोकस पर होगा। लोकस आपको पता होना चाहिए, क्या आपको पता है लोकस क्या होता है बंटी जी? हाँ मुझे तो सब पता है, मैं तो पढ़ के आया हूँ। जैसे एक क्रोमोसोम होता है ना, तो क्रोमोसोम में एक पोजीशन होती है लोकस, बिल्कुल सही। तो हर लोकस पे, मतलब सेम लोकस पे ही प्रेजेंट होंगे ये, ठीक है, प्रेजेंट एट सेम लोकस इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, बट डिफरेंस इज देयर नंबर। ये जो नंबर ऑफ रिपीट्स है क्या करता है, वेराई करता है इन सेम ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेल टू सेल एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जैसे मेरा और तुम्हारा, मेरे से और हमारा तुम्हारा, तो क्या हो, कुछ नहीं हो, बस पढ़ाई हो। ठीक है, मेरे अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 1 पे वेरिएबल टेंडम रिपीट्स हैं लोकस ए पे, तो तुम्हारे अंदर भी होंगे। बस जैसे मान लो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे ना एक कुछ वेरिएबल टेंडम रिपीट्स हैं, या कुछ आपके पास कह लो रिपीटेटिव डीएनए है, जो कि क्या है ATGCCCAATT है, ये मान लो। अब मुझे क्या पता तुम्हारे अंदर ये कितना है, मान लो मेरे अंदर ये है 10, तो तुम्हारे अंदर ये कितनी हो सकती है, मान लो 12 है, तुम्हारे अंदर है ये 14। तो ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म के इनका नंबर अलग अलग होगा सेम ही सीक्वेंस और सेम ही पोजीशन पे, नंबर विल बी डिफरेंट, और मेरे ही अगर क्रोमोसोम नंबर 1 पे इस लोकस पे ये है, तो क्रोमोसोम नंबर 2 पे भी इस लोकस पे अगर ये है, तो उसका नंबर अलग अलग हो सकता है। ये ऐसा हो सकता है कि वो VNTR अलग अलग हो, जैसे ये VNTR1 है, वो VNTR2 हो, उसका सीक्वेंस ये वाला ना हो, उसका सीक्वेंस हो TTCCTTCTT, ये भी तो हो सकता है। यस, तो बस यही है डिफरेंस। इसी को क्या बोल देते हो आप, पॉलीमॉर्फिज्म की अलग अलग डिग्री है पॉलीमॉर्फिज्म की। हमारे में भी जो पॉलीमॉर्फिज्म ये क्या है, हमें अलग अलग देखने को मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, डिफरेंस, वेरिएशन, है ना। तो बस ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी बड़ी पॉलीमॉर्फिज्म होती है, और ह्यूमन के अंदर भी बड़ी ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म होती है। जैसे मेरे अंदर भी बड़ी ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म होगी, मेरे खुद के सेल्स में बड़ी पॉलीमॉर्फिज्म होगी, मतलब मेरे एक सेल में जो एक क्रोमोसोम पे डिग्री है पॉलीमॉर्फिज्म की, वो सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से यू। तो इसकी एक बार मैं फोटो क्लिक कर लेता हूं और आप इसको नोट कर लेना।
हाँ एक मिनट, एक और चीज आप बता देता हूँ आपको, याद आएगी ये तो। देखना जो मैंने आपको बताया ना, ये पॉलीमॉर्फिज्म, अब ये पॉलीमॉर्फिज्म कैसी होनी चाहिए, सब में दिखने को मिलनी चाहिए। कितने लोगों में? 0.1 फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसी से थोड़ा ज्यादा, मतलब 0.1 से ज्यादा, मतलब 1% ऑर्गेनिज्म से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए एक स्पीशीज में, है ना। और ये इनहेरिटेबल होना चाहिए। इनहेरिटेबल मतलब जैसे मेरे अंदर है तो मेरे जो आगे संतान होगी उसके अंदर भी जाना चाहिए, मेरे से, मेरे थ्रू, है ना। दैट इज व्हाट वी कॉल एज इनहेरिटेबल। और नहीं पता तो फिर आप पता नहीं क्या कर रहे हो चैप्टर में आके, व्हाट इज दिस बदतमीजी यार। बंटी के तुम्हें पता था? हाँ मैंने पिछला चैप्टर भी पढ़ लिया। बहुत बढ़िया। अगर तुमने पिछला चैप्टर भी पढ़ लिया तो आई होप आपने इसको समझ लिया होगा, इसको लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा तो इसको जल्दी से जल्दी लिख लीजिए। मैं एक बार इसको रब करके आपको अगले उस पे आता हूँ, और पहले एक बार फोटो क्लिक कर लेते हैं। हाँ जी, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। मैंने तो लिखा ही नहीं था। तुमने लिखा नहीं था तो बताया क्यों नहीं? मैं थोड़ी देर रुक जाता। व्हाट इज दिस बिहेवियर बंटी? बंटी, क्या तेरे हाथ स्लो हैं क्या? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्यों, क्या तेरे पास हाथ नहीं है? नहीं। मोए मोए। व्हाट आई एम डूइंग। चुप हो जा, इधर देखो। अब क्या करता रहता हूँ मैं। मेरे को लग रहा है कभी कभी तो मेरे दिमाग में ना थोड़ा कुछ हो रहा है। फर्क पड़ रहा है, थोड़ा धीरे धीरे फर्क पड़ रहा है, मतलब सटक रहा हूँ मैं। आगरा जेल जाना पड़ेगा मुझे भी, है ना। या अमृतसर भी जा सकते हैं वैसे तो, है ना। अब देखना, क्या देखना था? हाँ। खुद ही कभी कभी ना भूल जाता हूँ मैं क्या कर रहा था, क्या करने लगा था, क्या करवाने वाला था। करवाने वाला भी नहीं, क्या, जैसे मैं किसी रूम में जाऊं, है ना, कुछ काम से, हाँ यार यहाँ से ये वाला कागज लेके आना था, ड्रॉर खोला है, करने क्या आया था मैं। ऐसे हो जाता है कभी कभी, आपके साथ भी होता होगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैंने क्या कहा, ये जो 0.1% दिया ना, यही जो है क्या है, क्या है, जो डिफरेंस क्रिएट करता है। तो ये होता है नॉन कोडिंग। तो नॉन कोडिंग को हम क्या कह सकते हैं? दैट इट इज हेटेरोक्रोमेटिन। याद करो वो दिन जब आपने क्या पढ़ा था, डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग में आपने पढ़ा था यू क्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। तो ये यू क्रोमेटिन में नहीं, ये हेटेरोक्रोमेटिन का पार्ट है, क्योंकि हेटेरोक्रोमेटिन वाज अ नॉन कोडिंग डीएनए। हेटेरोक्रोमेटिन में भी जो रिपीटेटिव हेटेरोक्रोमेटिन है वो दो तरह का हो सकता है। एक है डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड रिपीट्स, और एक है टेंडम रिपीट्स। नाम से पता चल रहा है, इसका तो नहीं पता चल रहा होगा पर इससे तो पता चल रहा है ना। डिस्पर्स मतलब बड़ी दूर दूर। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंने एक, या तो उसी से दिखाता हूँ क्या, इमेज से, इमेज में ही देखा था मैंने भी ऐसा। देखो, डिस्पर्स का मतलब अगर यहाँ पे रिपीट हुआ तो वापस यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इतनी देर बाद फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है, फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना। क्या एटीजीसी या कुछ भी जो भी है वो रिपीट हो रहा है, क्या, यू हेटेरोक्रोमेटिन का कुछ ना कुछ सीक्वेंस। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ टेंडम रिपीट्स की, तो टेंडम रिपीट में क्या होगा, ये रिपीट हुआ, फिर यही यहीं पे बड़ी बार रिपीट हो जाएगा। देखो इतनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। और अब इसको हम कैसे देखेंगे, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। व्हाट इज मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट? इसको हम सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं, या रिपीटेटिव डीएनए कह लो, है ना। तो ये जो सैटेलाइट डीएनए है, रिपीटेटिव डीएनए है, ये दो तरह का हो सकता है, मिनी सैटेलाइट या माइक्रो सैटेलाइट। जैसे माइक्रो सैटेलाइट या मिनी सैटेलाइट, यहां पे लिख लो, दिस इज व्हाट वी कॉल एज सैटेलाइट डीएनए, क्योंकि रिपीटेटिव होगा, है ना। सैटेलाइट डीएनए रिपीटेटिव ही होता है। अब माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट में क्या डिफरेंस है? माइक्रो सैटेलाइट में, जैसे यहां पे देखना ध्यान से, अगर मैंने कहा ATCGGCTATG, ये रिपीट हो रहा है। अब इसमें कितने बेस पेयर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बेस पेयर्स। तो माइक्रो सैटेलाइट में, अब देखो माइक्रो छोटा होता है मिनी, आपको याद होगा माइक्रो क्या होता था, 10⁻⁻6, और मिनी होता है 10⁻⁻3। तो इन दोनों में से न्यूमेरिकल वैल्यू हमें माइक्रो की ज्यादा छोटी लग रही है। तो माइक्रो में ऐसे कितने बेसिस होंगे जो एक साथ क्लब हो रहे होंगे और रिपीट हो रहे होंगे दोबारा दोबारा? 3 to 9 बेसिस, 3 to 9, और इसमें 11 टू जितने मर्जी जा सकते हैं, मतलब मोर देन 11 होंगे। 11 टू आप 100 लिख लो, चाहे जितने मर्जी लिख लो, ठीक है ना। तो मिनी सैटेलाइट ज्यादा बड़ी होती है एज कम्पेयर टू माइक्रो सैटेलाइट। कुछ नहीं है, अगर मैं माइक्रो सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ तो उसमें मान लिया कि एटीजी है, वही रिपीट होता जा रहा है। कितनी बार हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, वो नंबर अलग अलग है। ये वो नंबर नहीं है कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये वो नंबर है कितने बेसिस रिपीट हो रहे हैं। ध्यान से इस चीज को सुनना है।
है ना। माइक्रो सैटेलाइट में सिर्फ इतने से बेसिस रिपीट हो रहे हैं और मिनी सैटेलाइट में इतने ज्यादा बेसिस हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, जो टेंडम रिपीट वाली फोटो है, मेरे पास एक फोटो है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, और डिफरेंस भी मैं लेके आया हूँ, तो वही दिखाऊंगा। एक मिनट जरा मुझे ओपन करने दीजिए। अंकल जी जरा वेट कर लीजिए, फोटो ओपन कर रहा हूँ, कुछ ऐसा ना दिख जाए जो नहीं दिखना चाहिए। हाँ जी, तो ये देखिए विजिबल, अच्छा अभी तो नहीं है, अब देखो रैंडम रिपीट्स दिख रहा है कैसा, एक ही साथ पे एक ही साथ देखो कितने सारे रिपीट्स आ रहे हैं, और डिस्पर्स में अलग अलग जगह पे आ रहे हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ आगे देखो, अच्छा ये डिफरेंस आपको दिख नहीं रहा होगा ना, तो ये देखो डिफरेंस मिनी और माइक्रो सैटेलाइट का। एक मिनट में जरा सा हाथ में चौक को होल्ड करके रखता हूँ, एक मिनट यार, नई चौक ले लेते हैं पहले तो। आपके इन दो चैप्टर्स ने चौक के दो डब्बे निपटा दिए, दो चैप्टर्स नहीं, मेरे ख्याल से इसी चैप्टर में नहीं, हाँ चलो मान लो दो डब्बे इन चैप्टर्स ने उड़ा दिए। अब देखना ध्यान से, दिख रहा है सबको। तो माइक्रो सैटेलाइट में क्या लिखा गया, सेट ऑफ शॉर्ट रिपीटेड डीएनए की, रिपीटेड डीएनए तो है बट वो शॉर्ट है, बहुत कम डीएनए है ऐसा जो रिपीटेड है ना। और एट अ पर्टिकुलर लोकस ऑफ अ क्रोमोसोम व्हिच वेराइज इन नंबर इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड सो कैन बी यूज फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, हम इसको जेनेटिक के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ मिनी सैटेलाइट की, a form of polymorphic DNA comprising a variable number of tandem repeats with repeated units about 100 nucleotides in length। तो वही लिखा है 11 से 100, देखो नीचे 11 से 100। अब आगे देखना, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, इनको क्या बोलते हैं, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ठीक है। हाथ दुख जाता है ऐसे। ये पूरे जीनोम में आपको देखने को मिलते हैं, और ये मेनली अकर एट द एंड्स ऑफ द जीनोम। वैसे देखो इतना बड़ा अगर लग रहा है तो एंड पे ही लगेगा ना, जैसे, है ना, समझ पा रहे होगे आप। साइज ऑफ रिपीटेड यूनिट्स इज 2 to 6 बेस पेयर्स, वही मैंने आपको बताया 3 to 9 लिख के, और ये 10 to 100। अब पर्टिकुलर रिपीटिंग यूनिट कितनी बार रिपीट होगी, 5 से 200 बार, और इसमें देखो 10 से 1500 बार। साइज ऑफ एरे ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है एरे में, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, मतलब पगले लोग हैं, कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पता चल गया हो कितनी बार रिपीट हो रहा है ये नियरली आप कह सकते हो 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है मैक्सिमम, और ये 10 to 1000 टाइम्स भी रिपीट होता है ना। तो बस ये है माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट का डिफरेंस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेन जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसका मैकेनिज्म। हम क्या करेंगे, इस 1.1% डीएनए को अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट कर लिया, राइट। हमने इसको सेपरेट कर लिया, इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई, सारा प्रोसीजर करवाया, उससे हमें इसके कई सारे बैंड मिल गए, है ना, कई सारे हमें बैंड मिल जाएंगे। अब वो बैंड हमें एक ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो मेरा कत्ल हो गया, मेरा खून हो गया, और वो तुम में से किसी ने किया, जैसे हम कोई दो नाम उठा लेते हैं हमारे चैनल से जो कि एक्टिव हैं, और उनके कमेंट्स मुझे कई बार दिखते हैं, ऐसे कोई नाम उठाते हैं, वैसे तो मुझे पता ही है, चलो एक्टिव वाले नहीं, हम नॉर्मल कोई भी दो नाम उठा लेते हैं जो उनका लेटेस्ट कमेंट मुझे दिख रहा है, विजिबल है। हाँ, तो एक है मीनाक्षी द्विवेदी जी और एक है मुमताज खान। मुमताज खान का कमेंट पता नहीं क्या है, प्रोग्राम तो वॉर किया, पता नहीं क्या लिखा है, तो फिर हम ये वाला नहीं उठाते। आदिल खान उठा लेते हैं, ठीक है। आदिल खान है और मीनाक्षी द्विवेदी जी। तो मान लीजिए मीनाक्षी जी यहाँ पे हैं, मीनाक्षी जी और आदिल जी यहाँ पे हैं, और मेरा कत्ल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे कत्ल से मान लो ने चाकू मार के कत्ल किया है, हाँ हमें पढ़ाएगा सारे देर को, खुद को तो आवे ना ले, अच्छा ये क्या कर रहे हो, हम जो मर्जी करें, तुम अपना काम करो, अच्छा। अब उसके बाद मेरे जो पुलिस वगैरह आएगी तो वो क्या करेगी, है ना, वो जो था चक्कू, उसके आसपास कोई भी मतलब चीज ढूंढेगी, क्या चीज ढूंढेगी, कोई भी क्रिमिनल का सेल ढूंढेगी, है ना। अब अगर मान लो उसे ये चीज शक है, शक मान लो कि उनको शक है पुलिस को इन दोनों पे, है ना, तो वो क्या करेगी, उस चाकू को लेगी, उस चाकू को लेगी, इन दोनों को लेगी, ये कह लो कि उसके आसपास कोई भी मान लो बाल मिल गया, है ना, बाल मिल गया, या कोई भी थोड़ा सा सेल मिल गया, छोटा सा चीक का सेल, या अब ऐसे थोड़ी गिरा मिलेगा, बट मान लो कि मैंने भी थोड़ा अटैक वगैरह किया और उसका भी थोड़ा सा ब्लड निकला हुआ है ना। अब जो उसका ब्लड निकला हुआ है पुलिस वो भी कलेक्ट करेगी, है ना, और उसका ब्लड कलेक्ट कर लिया, उसको उसने वो डीएनए सैंपलिंग वगैरह कर ली, बैंड उसको मिल गए उस चीज के, पुलिस को उस सैंपल में से, उस ब्लड सैंपल में से जो कि उस बंदे का निकला है, क्रिमिनल का निकला है ना, उसका उसको मिल गया, तो उसने क्रिमिनल का डीएनए जो था, जो उसको क्राइम साइट से मिला, उसको उसने बैंड बना के ऐसे ऐसे रख लिया। अब ये बैंड कैसे बनते हैं मेरे ख्याल से हम अगले लेक्चर में देख पाएंगे, बिकॉज आज के लेक्चर के 34 मिनट तो हो ही गए।
देखेंगे, ट्राई तो करेंगे कि आज ही खत्म कर पाए इसको, ठीक है, बिकॉज फिर तो 15 लेक्चर्स में हो जाएगा ये चैप्टर, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वैसे भी, है ना। तो ये देखना, ये बैंड इसको कई सारे मिल जाएंगे। ऐसा करेंगे लाइव में आके कवर कर लेंगे इसको, एक लेक्चर हम लाइव में निकाल लेंगे। अच्छा नहीं, ऐसा लाइव में नहीं निकालेंगे, लाइव में हम प्रीवियस क्वेश्चन वाला लेक्चर निकाल लेंगे। ये हो गया क्रिमिनल का। अब उन्होंने क्या किया, क्रिमिनल का उनको इन दोनों पे शक था, तो उन्होंने इन दोनों को बुलाया और इन दोनों के भी ऐसे ही कोई ना कोई सेल निकाला जिनमें ऐसा ही इन्होंने इसके बैंड पैटर्न बना लिए, और ये मीनाक्षी जी का बैंड पैटर्न आ गया। अब जो मैच कर रहा होगा वही क्रिमिनल हुआ, है ना। तो बस ऐसे आपको पता चल सकता है कि कौन क्रिमिनल है या कौन नहीं। सिमिलरली जैसे मैंने क्या कहा था कि हम इनहेरिटेबल वाला कंसिडर कर रहे हैं, मतलब मेरे से मेरी संतान में भी आ सकता है। अब जो मेरी संतान होगी उसमें आधा अधिकार मेरा होगा, मतलब आधा जीएनए डीएनए मेरा क्या होगा और आधा, है ना, आपकी मतलब, ठीक है, आधा उसका गया होगा मेरी पार्टनर का, ठीक है ना। तो ऐसा है, आधा आधा गया होगा तो आधा उसका मैच करेगा, आधा मेरा मैच करेगा। तो जो वीएनटीपीज होंगे, वीएनटीआर सॉरी, वो भी आधे आधे गए होंगे, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, यानी ये पॉइंट 1 में से भी आधा आधा गया होगा। इसके जब हम बैंड देखेंगे तो आधा उसका मेरे साथ मैच कर रहा होगा, आधा उसके साथ मैच कर रहा होगा, है ना। तो बस यही है इसका मैकेनिज्म कि हम इसके बैंड निकालेंगे, तो जो बैंड्स आएंगे वो आधे बैंड इसके फादर के साथ और आधे इसके मदर के साथ मैच कर रहे होंगे, ठीक है ना। यही है इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, और कुछ भी नहीं है, बस ये मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जो आपको समझाऊंगा मैं आसानी से। तो एक बार इसकी फोटो क्लिक करके आपको ये मैकेनिज्म समझाता हूँ मैं कैसे करना है। आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। हाँ जी, कर लिया क्या, बोलो बंटी। हाँ मैंने तो नोट कर लिया। चलिए, अगर आपने नोट कर लिया तो मैं यही आशा रखता हूं कि बाकी सबने भी नोट कर लिया होगा। हाँ कर ही लिया होगा, वो तो मेरे से भी ज्यादा होशियार है, बड़ी पहले से पढ़ ले। हाँ, बड़ी पहले से पढ़ रहे हैं, इसीलिए यही आशा है कि उन्होंने भी नोट कर लिया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को आगे लेके जाते हैं, प्रोसीजर देखते हैं। प्रिंसिपल आपने समझ लिया, प्रोसीजर देखना है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ऑफ कोर्स आप डीएनए को आइसोलेट करेंगे, राइट। तो कैसे आइसोलेट करेंगे, जैसे देखना, इसके लिए आप क्या यूज करते हो, सेंट्रीफ्यूजेशन भी यूज करते हो। जैसे आपने एक डीएनए का सेगमेंट ले लिया, टेस्ट ट्यूब बनानी थी, पता नहीं क्या बन गया, ये आपने लिया, इसको सेंट्रीफ्यूज करवा दिया। तो इसमें ये, चलो पहले ऐसा करो, पहले मैं लिखवा देता हूँ, समझाऊंगा बाद में दूंगा, है ना। आइसोलेशन करवा दिया आपने, डीएनए आइसोलेट कर लिया, फिर उस आइसोलेटेड डीएनए में कट लगाओगे, है ना। आइसोलेटेड, वैसे तो आइसोलेटेड में सेंट्रीफ्यूजेशन नहीं होगी, कट लगाओगे। कैसे लगाओगे, एंडोन्यूक्लियेसिस की मदद से, है ना। एंडोन्यूक्लियेसिस की मदद से आपने कट लगा दिया। वीएनटीआर अलग अलग हो गए, है ना। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स अलग अलग हो गए। फिर आपने क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करी, बताऊंगा क्या है। इलेक्ट्रोफोरेसिस से उनको अलग अलग आपने प्लॉट कर लिया। फिर आफ्टर दैट उन्होंने आपने उनकी क्या कर ली, ब्लॉटिंग कर ली। ब्लॉटिंग के बाद आपने कर ली हाइब्रिडाइजेशन विद प्रोब वीएनटीआरस। अच्छा, एक चीज मैंने आपको लिखवाई नहीं थी ना, जो सैटेलाइट डीएनए होता है, माइक्रो में लिख लो, माइक्रो और मिनी, मिनी बड़ा होता है ना, तो मिनी में लिख लो वीएनटीआर यूज होते हैं, वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स हम यूज करते हैं, तो मिनी सैटेलाइट के लिए यूज करते हैं। और माइक्रो के लिए हम क्या यूज करते हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, एसटीआरस, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स यूज करते हैं, ठीक है ना। सिक्स्थ, आफ्टर ये ब्लॉटिंग हो गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हम क्या करेंगे, उसको यूवी रेस के अंडर देखेंगे, है ना। ऑब्जर्वेशन अंडर यूवी रेस, और उस बैंड को हम ऑब्जर्व करेंगे, है ना। अब इसको नोट कर लो, ये सारा प्रोसीजर हो गया। मैं समझा भी देता हूँ आपको, अगले पेज पे समझाता हूँ, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी है। आज ये लेक्चर चैप्टर खत्म करके हटेंगे, ठीक है ना, चाहे जितना मुझे टाइम लग जाए। नोट कर लिया जाए इसको जल्दी से, मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ यार, अब ठीक है, थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो उस साइड का सारा दिख रहा है तुम्हें, फिर जो डिक्टेबल से तुम्हें क्या लेना देना, मतलब बायो वाले हैं, पर क्या इसका मतलब ये है कि हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं यार, है ना। तो सबसे पहला क्या है, आइसोलेशन वाला प्रोसीजर। तो हमने क्या लिया, हमने क्या किया, जैसे मान लो, वही मेरा एग्जांपल ही ले लेते हैं, ये मैं हूं, ये मीनाक्षी जी हैं, और ये आदिल जी हैं,
और यहाँ पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई हो रही है। सबसे पहला हमने क्या करा, आइसोलेट कर लिया डीएनए, आइसोलेट कर लिया डीएनए। ये देखना, इन्होंने क्या किया, जो मैं मर गया हूँ, ऑफ कोर्स आपने मेरे को मार दिया, कत्ल कर दिया मेरा। वैसे तो आपको मारने की जरूरत ही नहीं है इन दोनों को मारने की। ऐसे कई कमेंट्स आते हैं जो देख के ही मुझे कुछ होता है कि कोई ऐसा कैसे बोल सकता है, इतनी गंदी गाली कैसे दे सकता है। चलो देने दो यार, मैं क्या करूँ। तो ऐसे ये मेरा डीएनए आ गया, ये मीनाक्षी जी का डीएनए आ गया, और ये आदिल जी का डीएनए आ गया, आइसोलेट हो गया। सबसे पहला स्टेप इज कंप्लीटेड। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमने आइसोलेटेड डीएनए में से भी क्या करना था, जैसे हमने डीएनए आइसोलेट कर दिया, उसमें हमें एंडोन्यूक्लियस डाल के उसको अलग अलग करना है ना, मतलब इसमें से वीएनटीआरस को अलग अलग कर रहा है। तो उनके लिए हम अलग अलग एंडोन्यूक्लियस डालेंगे, मतलब अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डालेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी समझ नहीं आ रहा तो क्या मतलब है, हम क्या डाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर सीजर डाल रहे हैं जो इसको कट कर देगा। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये है ना आदिल जी का, अगर मान लो डीएनए ये है, और यहाँ पे एक टेंडम रिपीट है ऐसा, ये देखो ये है टेंडम रिपीट नंबर 1, ये टेंडम रिपीट नंबर 2 है मान लीजिए। तो यहाँ से कट कर देगा उसको डीएनए को, है ना। तो हमें ये सिर्फ ये वाला पार्ट मिल जाएगा, अलग हो जाएगा, कट हो जाएगा ना। तो बस इसमें हमने क्या डाल दिए, एंडोन्यूक्लियस डाल दिए, जिससे क्या होगा, नीचे कुछ पार्ट रह जाएगा, बिकॉज जो कट हुआ इनमें से जो ये पार्ट अलग होगा, बाकी तो वैसा जुड़ा ही रहेगा ना। जैसे ये पूरा डीएनए मान लो सिर्फ इतना सा था जो वेरिएबल टेंडम रिपीट में था, तो ये कट हो गया एंडोन्यूक्लियस के कारण, और बाकी ऐसे रह गया। जो बाकी ऐसे ही रह गया वो नीचे है, और जो ऊपर आ गया वो फ्रेगमेंट में आया, है ना, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में आया, और बाकी पार्ट नीचे ही रह गया। अभी जो फ्रेगमेंट के टुकड़े आए हैं, है ना, इनको हमें क्या करना है, इनमें से हमें इनकी जल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवानी है, ठीक है। और पहले एक और बात बताऊं मैं, अगर हम इनके ग्राफ्स बना के देखें तो ये पहले एक और चीज लिख लो, इनके साइंटिस्ट का नाम, साइंटिस्ट का नाम लिख लोगे क्या, लिख लेना खुद ही, ठीक है, ये मैं एंड में बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये एंडोन्यूक्लियस हमने इसमें डाला, ये सब हमें मिल गया। अब इसके अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं तो मुझे ग्राफ में ऐसा 2 पीक्स मिल रही थी, क्या 2 पीक देखने को मिल रही है, एक लोअर पीक एक हायर पीक। लोअर पीक हमें देखने को मिल रही है बल्कि डीएनए की, और लोअर हायर पीक बल्कि की, और लोअर ये जो है ऊपर आ गया सैटेलाइट डीएनए, इसकी हमें देखने को मिल रही है लोअर पीक। पूरा सैटेलाइट डीएनए मतलब वीएनटीआरस कह लो, सैटेलाइट डीएनए कह लो, 0.1% डीएनए जो अलग था वो कह लो, है ना। तो वो ऊपर आ गया। अब हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसको निकाल लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें से भी वो वाला फ्रेगमेंट देखेंगे, मतलब ऐसा कह लो कि इनमें भी हमें सेपरेशन करनी है, इनको भी अलग अलग करना पड़ेगा ना, कौन सा वाला कौन सा वीएनटीआर है। मान लो एक ऑर्गेनिज्म में 4 वीएनटीआर हैं, तो ये कौन सा है ना, वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें क्या होता है, जैसे ये एक साइड है, ये एक प्लेट होती है ऐसी, ठीक है ना, इसके अंदर होता है एग्रोस जेल, ये है एग्रोस जेल। और इस एग्रोस जेल में यहाँ पे ऐसे लोकेशंस होंगी कई सारी, जिनको हम बोलते हैं वेल। वेल में हम क्या भरते हैं, सैंपल डीएनए भर देते हैं, और यहाँ पे मान लो ये है पॉजिटिव, मतलब एनोड, कैथोड बैटरी से कनेक्ट होगा ऑफकोर्स ये, है ना, तो वो आपको देख लेना। अब डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, जैसे इस सेल को चालू करोगे तो यहाँ से डीएनए इस साइड को जाएगा, तो ये आगे आपका डीएनए इस साइड को जा रहा है। अब जो लाइट होगा वो जल्दी जाएगा, मतलब वो आगे होगा, है ना। तो लाइट डीएनए नीचे आएगा और हैवी डीएनए ऊपर रह जाएगा, बट अभी आपको विजिबल नहीं होगा डीएनए, है ना, अभी आपको विजिबल नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपने कैसे किया, विजिबल तो कैसे होगा आपको डीएनए, जब आपने उसको उसमें देखोगे यूवी रेज में, किसी रेज में देखोगे, है ना। और यहाँ पे जो जेल यूज होती है, जेल इज एग्रोस जेल, हमारे केस में वो एग्रोस जेल ही यूज करते हैं हम, एग्रोस एक शुगर होती है उससे जेल बनती है, वो वाली यूज करते हैं हम। तो बस यही मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ सिंपली, यहाँ पे देखो ये रहा, ठीक है, ऐसे ही बना लेना आप भी, है ना। फिर इसके बाद क्या करोगे, ब्लॉटिंग करोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या था, ब्लॉटिंग। व्हाट इज ब्लॉटिंग नाउ। अभी जो एग्रोस जेल है ना, ये बड़ी आसानी से टूट जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी, तो आपके फिर क्या फायदा इतना स्टेप करने का, है ना। तो हमें इसको बचाने के लिए चकनाचूर होने से हमने इसको एक अलग मीडियम में डाल देना है ना। तो मैंने वो वाला पेपर ले लिया मीडियम वाला, उसको मैंने क्या किया, जैसे ये पेपर है, और ये देखना, ये मैंने क्या डाला, एक बिंदु डाल देते हैं यहाँ पे, दिखने योग्य तो हो, ये आपको दिख रहा होगा। तो मैंने ये क्या किया, ये वो पेपर है और ये तो ये मैंने ऐसे जोड़ दिए। अब इसका जो था वो इसमें कॉपी हो गया, देखो इसका जो था इसमें कॉपी हो गया,
है ना। और ऑफ कोर्स लोकेशन अलग अलग होगी, जैसे ये ABCDE था तो ये EB मतलब ऐसे ABCDE इस टाइप से होगा, है ना, वो चीज है। तो ये ब्लॉटिंग आपको समझ आ गई। और हम कौन सी ब्लॉटिंग करते हैं? सदन ब्लॉटिंग। अगर मैं बात करूं डीएनए के लिए हम ऐसे कर रहे हैं तो वो सदर्न ब्लॉटिंग होती है ना। अगर हम प्रोटीन के लिए कर रहे हैं तो वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है, और ईस्टर्न ब्लॉटिंग इज फॉर आरएनए। सदर्न इज द साइंटिस्ट का नाम, इट्स नॉट अ डायरेक्शन, इट्स द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अब आफ्टर दिस ब्लॉटिंग इज डन, फिफ्थ पॉइंट क्या था आपके पास? दैट आपको प्रोब्स डालने हैं, है ना। ब्लॉटिंग हो गई तो यही आपको दोबारा मिलेगा ना दूसरे उस पे। तो हमने सिर्फ इसलिए किया था कि मीडियम चेंज हो जाए, जो एग्रोस था उसकी जगह कोई और हम ले लेंगे, बट आपको सेम ही मिलेगा, और उसमें भी डीएनए की लोकेशन तो सेम ही होगी ना। तो बस मान लो कि यही मिल गया आपको दूसरे ब्लॉटिंग पेपर पे, है ना। अब ये मिल गया तो फिफ्थ स्टेप क्या है? फिफ्थ स्टेप में आपने क्या किया? वीएनटीआर प्रॉब्स डाले। और कैसे वीएनटीआर प्रॉब्स डाले? रेडियो एक्टिव वीएनटीआर प्रॉब्स डाले, रेडियो एक्टिव वीएनटीआर प्रॉब्स डाले हैं। अच्छा, जो मेरे से पूछते हैं आपने जीवन में क्या किया है, कुछ भी जो भी पूछते हैं कि आपका नीट क्लियर है, आपके इसमें कितने नंबर थे, आपके उसमें कितने नंबर थे, सबको मैं जवाब दूंगा, बट कब दूंगा वो भी कुछ फिक्स नहीं है। मे बी जब हमारे चैनल पे 2K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब दूंगा, ठीक है ना। आई एम रियली श्योर कि आपको जब 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे चैनल पे, तब मैं एक Q&A वीडियो टाइप लेके आऊंगा, ठीक है ना। तो ये सडन ब्लॉटिंग होगी, बिकॉज अभी मुझे कमेंट दिख गया यार एक सडनली, और इतनी बातें इतनी चैटिंग करते तुम कमेंट्स में भी है, लाइव चैट तो मैं समझ भी लेता, बट व्हाट इज दिस यार? रेडियो एक्टिव वीएनटीआर प्रॉब्स डाले मतलब क्या है? अब इसमें मुझे ये थोड़ी पता कि वीएनटीआर कहां पे है इस डीएनए में, है ना। तो ये थोड़ी पता है मुझे। अब इसको पता करने के लिए हमने क्या किया है, जैसे ये कोई वीएनटीआर है, वीएनटीआर क्या होता है? जैसे ATCCTCATCA, ये है मान लो एक वीएनटीआर आपके बॉडी में। अब इसका प्रॉब क्या होगा? इसका प्रॉब बिल्कुल इसी की तरह, बस इससे उल्टा, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और वो प्रॉब ऑफ कोर्स इसका कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो इसके साथ जाके चिपक जाएगा। जैसे मान लो ये वाला वीएनटीआर था इस डीएनए में यहाँ पे, है ना, तो जो प्रॉब है इस वीएनटीआर का वो हमने आर्टिफिशियली बनाया होगा, और वो इसके साथ चिपक जाएगा, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है तो हमें वो ऐसे तो नहीं दिखेगा, है ना। कैसे दिखेगा? जब हम उसको देखेंगे अंडर यूवी रेज और एक्स रेज। तो ये सिक्स स्टेप, तो वो मैं एक बार मिटा देता हूँ इसको, है ना। इसको फोटो खींच लो, इसे ऊपर है जगह वैसे तो, अच्छा ऊपर है ही जगह तो ऊपर ही लिख लेते हैं, ठीक है ना, ऊपर ही लिखवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं। सिक्स स्टेप क्या था कि हमने इसको यूवी रेज के अंदर देखना है, उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी। अब जब मैंने इसको यूवी रेज के अंदर देखा तो जो मुझे ये मिला, मेरा नहीं मतलब यार, ये मेरा क्यों आ गया यहाँ पे? क्रिमिनल सीन से जो मुझे मिला, क्राइम सीन से जो मुझे मिला, मतलब जब मैंने उसको मुक्का मारा जिसने भी किया है, उसके मुक्के से उसका थोड़ा बहुत खून निकला होगा, तो उस खून को हमने कलेक्ट करके निकाला उसका सैंपल, और ये सब प्रोसीजर उसके साथ भी किया। और जो दो कल्प्रिट्स थे, या कहीं तो सस्पेक्ट थे, सस्पेक्ट ए और सस्पेक्ट बी, यानी कि मीनाक्षी जी और आदिल जी, उनको भी हमने ले लिया साथ में, उनका भी यही प्रोसीजर करा। हाँ, बंटी कह रहा है मुझे भी सस्पेक्ट बना दो। क्या सुनाई नहीं दिया होगा इनको? जोर से बोलो, मुझे भी सस्पेक्ट बना दो, मैं मारता हूँ तुम्हें, मैं तो ऐसे ही मार दूंगा। हाँ, अच्छा तुम मारोगे? ये देखो चिंगू सा मारेगा मेरे को, झिंगुर सा लड़का है, बोलना हो पे आवे ना, बोला हो पे जावे ना। अब यहाँ देखो, है ना, तो ये हो गया ऑटो रेडियोग्राफी हमने कर ली। अब ऑटो रेडियोग्राफी जब कर ली तो ये जो सस्पेक्ट से क्राइम सीन से हमें मिला, CS लिख रहा हूँ इसको, इट्स नॉट कंप्यूटर साइंस, क्राइम सीन से जो हमें ये मिल रहा है, इसमें क्या है? ये एक बैंड आया, मतलब यहाँ पे एक VNTR प्रॉप चिपका हुआ मिला, यहाँ पे एक चिपका हुआ मिला, यहाँ पे मिला हुआ, और यहाँ पे, मतलब यहाँ पे VNTRs थे। और जो हमें ए में मिला, ए में यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, और यहाँ पे था, मतलब मीनाक्षी जी में, मतलब आदिल जी बनेंगे अब कातिल, है ना, क्योंकि बी में तो होना चाहिए वही। तो बी यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। अब देखो बी और क्राइम सीन से मिलने वाला बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट लोकेशन सेम है, तो बस यही आपका बी ही क्रिमिनल है, ठीक है ना, बी ही क्रिमिनल है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बी ही क्रिमिनल है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ब्लॉटिंग जो करते हैं वो हम करते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे, ठीक है। और ये जो होते हैं प्रॉब्स, ये होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं ये प्रॉब्स, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये मतलब अब आपके कई बार कई लोग क्या करते हैं, पीसीआर भी लिखते हैं इसमें, तो पीसीआर भी लिख सकते हो। पीसीआर लिखने का क्या मतलब? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी आप इसमें स्टेप में डाल सकते हो,
बिकॉज अगर आपने वो कर ली तो आपको उसी की कई सारी कॉपीज मिल जाएंगी, तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि कहीं ये गुम ना जाए, है ना। तो आप पीसीआर भी कर सकते हो इसकी, तो कहीं ये खो ना जाए, गुम ना जाए, डैमेज ना हो जाए, तो आप पीसीआर कर लेते हो। पीसीआर से क्या होता है, इसी की हमें कई सारी कॉपीज मिल जाएंगी। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे डिटेल में, इसको आप समझिए, इसको आप देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम एनसीईआरटी रीड करते हैं, जो नई चीजें होंगी वो हम एनसीईआरटी से देखेंगे। आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। तो चलिए मैं आपको इसकी एनसीईआरटी भी रीड करवा देता हूँ, एंड देन आवर चैप्टर विल बी ओवर। हमारा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और वो उन बच्चों को सदमा लगेगा जिनको मैं आज बताऊंगा कि हमने कितना कुछ पढ़ लिया है इस चैनल पे, है ना। तो वो देखते हैं बाद में, पहले हम गप्पे भी मारेंगे इस लेक्चर में, बिकॉज लेक्चर में चैप्टर खत्म हुआ है। तो हमें बाद में बस पीवाईक्यूज बच जाएंगे, और पीवाईक्यूज के लिए हम लाइव आएंगे कल, ठीक है। तो लाइव आ जाना सारे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एज स्टेटस, कल कौन सी डेट है, कल शायद ही आ पाऊँ लाइव, कोशिश तो यही रहेगी कि आ जाएं, बट देयर इज नो प्रॉब्लम। तो फिर हम रिकॉर्डेड में रिकॉर्ड करके जाऊंगा मैं, है ना। ये ऐसा करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, लाइव हम किसी और दिन आ जाएंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखना, ये सब ऊपर यही लिखा हुआ है कि कुछ ना कुछ डीएनए का 3 × 10⁶ बेस पेयर्स ऐसे हैं जो सेम होंगे, जो डिफरेंट होंगे, सॉरी। नेक्स्ट देखना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग differences in some specific regions in DNA sequence called repetitive DNA, because in these sequences a small stretch of DNA is repeated many times. These repeated DNA are separated from bulk genomic DNA as different peaks during density gradient centrifugation से भी कर सकते हो, बताया ही था मैंने आपको, है ना। सेंट्रीफ्यूजेशन कर ली या एंडोन्यूक्लियस डाल दी, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। देखो क्या है, द बल्क डीएनए फॉर्म्स द मेजर पीक, bulk DNA major peak and minor peak by satellite DNA. Next, depending on the base composition, length of segment, जो हमने माइक्रो और मिनी बताए थे, तो वो बेस कंपोजिशन किसमें एटी ज्यादा, किसमें जीसी ज्यादा है ना। कौन सा एटी रिच, कौन सा जीसी रिच, किसकी लेंथ ज्यादा है, या किसमें जो भी है चीजें ये, है ना। नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, सैटेलाइट डीएनए भी हम दो तरह से कर सकते हैं, मिनी या माइक्रो। These are sequences normally do not code for any protein, but they form a large portion of human genome and have high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting. Since DNA from every tissue such as blood, hair follicle, skin, bone, saliva, sperm, ये सब हम यूज कर सकते हैं, from an individual show the same degree of polymorphism, they become very useful identification in forensic applications. Applications में आपको लिखवानी है, अभी applications लिखवाई नहीं मैंने। फर्दर एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, तो इसको हम यूज कर सकते हैं बिकॉज पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जा रहा है ना। जैसे मैंने कहा, अगर ए और बी के मेटिंग से आपको मिलता है सी, तो सी में 50% आपके ए के कारण आए होंगे, 50% बी के कारण आए होंगे, है ना। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू, है ना। या मान लो कि कोई भी दो ऐसे, मतलब एक बच्चा है और उसकी मदर तो पता है कौन है, बट अब चलो ये कैसा एग्जाम्पल हुआ, है ना। ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, बाद में बताऊंगा ये जब एप्लीकेशंस लिखवाऊंगा ना। As polymorphism is the basis of genetic mapping of human genome as well as of the DNA fingerprinting, it is essential that understand the DNA polymerase मतलब क्या है इसका सिंपल टर्म्स में, वेरिएशन ऑफ जेनेटिक लेवल, है ना, अराइज ड्यू टू म्यूटेशन के कारण हो रही है। अलग अलग तरह की म्यूटेशन हो सकती है, ये हमने देखा हुआ है। न्यू म्यूटेशंस मे अराइज इन इंडिविजुअल आइदर इन सोमैटिक सेल्स और इन जर्म सेल्स दैट जनरेट गैमीट्स, उनमें भी हो सकती है। अगर जर्म सेल में आई और वो आगे इनहेरिट हो रही है, दैट मीन्स वो खतरनाक नहीं है। If a germ cell mutation does not seriously impair individual's ability to have offsprings, ये ऐसा तो नहीं कि वो स्टेराइल ही हो गया, स्टेराइल किसमें हो सकता था, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, आपको याद होगा, क्लिनेफ्टर सिंड्रोम, है ना, टर्नर सिंड्रोम। If a germ cell mutation does not seriously impair individual's capacity or ability to have offspring who can transmit the mutation, it can spread to the other members of population through sexual reproduction. Allelic sequence variation has traditionally been described as DNA polymorphism. If more than one variant at a locus occurs in human population with a frequency greater than 0.01, बताया था 1%. In simple terms, if an inheritable mutation is observed at high frequency, it is referred as DNA polymorphism. The probability of such variation to be observed in non-coding DNA sequence would be higher as mutations in these sequences may not have immediate effect or impact in the reproductive ability. अगर पास हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि वो कहाँ पे हो, non-coding वाले में हो। These mutations keep on accumulating generation after generation and form one of the bases of variability or polymorphism. There is a different types of polymorphism, है ना, ये सब है। एवोल्यूशन के लिए polymorphism बड़ा जरूरी है। अब आगे देखना जो यहाँ पे मेन चीजें हैं। The sequence of DNA fingerprinting was initially developed by Alex Jeffrey, नाम आ ही गया तो लिख ही लो, Alex Jeffrey,
अच्छा एक और नाम होता है इंडिया में भी होता है एक, इंडिया में इतना मुझे याद नहीं है, पर मेरे ख्याल से ललित सिंह या कुछ ऐसा था। तो आप वो खुद, लाली सिंह जी थे या कोई था, लाली जी थे, पता नहीं कुछ ऐसा नाम था, तो वो आप खुद देखना, इंडिया का है ना, इंपॉर्टेंट है तो ही बता रहा हूँ, देखना होगा तो देख लेना, तो कोई जबरदस्ती नहीं है ना, चौड़े में तो ना मेरे आगे चौड़ा हो रहा है क्या ठीक है ना। तो he used a satellite DNA as a probe that shows very high degree of polymorphism. It was called as variable number of tandem repeats. The technique as used earlier involved southern blotting बताया आपको, hybridization using radio labeled VNTR as a probe. It included isolation of DNA, then the digestion of DNA by restriction endonucleases, then separation by gel electrophoresis, transferring or blotting to synthetic membranes such as nitrocellulose or nylon भी लिखी लो, लगे हाथ। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR probe, कहाँ गया, हाँ देखो probe यूज करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट लिख लो, हाइब्रिडाइजेशन भी लिखना चाहो, हाइब्रिडाइजेशन से चिपक जाएगा, फिर ऑटो रेडियोग्राफी देखना, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी, अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज शोन इन फिगर 6.16, बाद में देखेंगे फिगर्स भी हम। द VNTR बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए रेफर्ड एज मिनी सैटेलाइट, तो VNTR किसका है, मिनी सैटेलाइट का। A small DNA sequence is arranged randomly in many copy numbers। अच्छा ये मैंने आपको शायद बताया नहीं था, तो ये भी लिख लो, लिखना चाहो तो 0.1 से 20 kb आगे आएगा देखना। The copy number varies, है ना, the number of repeats shows very high degree of polymorphism, as a result the size of VNTR size varies from 0.1 to 20 kb। Consequently, after hybridization with VNTR probe, the autoradiograph gives many bands of different sizes, अलग-अलग बैंड होंगे, अलग-अलग साइज के होंगे। These bands give a characteristic pattern of an individual, हर इंडिविजुअल में ये बैंड अलग-अलग होंगे। It differs from individual to individual except in the case of monozygotic या identical twins, तो वो मैंने आपको बताया था। The sensitivity of the technique has been increased by the use of polymerase chain reaction, ये भी मैंने आपको बता दिया था, PCR। Consequently, DNA from a single cell is enough to perform DNA fingerprinting analysis. In addition to the application in forensic, अच्छा ये application वगैरह आ गया, तो application मैं आपको अभी बता देता हूँ। Applications लिख लो इसकी, वो रह गई थी बस, and after that your chapter will be over, your topic will be over, and I will be over. Over and out. Okay, so last है क्या, applications, और समझाऊंगा भी थोड़ा बहुत, वैसे प्रैक्टिस इसकी कब करवाऊंगा, कल मतलब या अगले लेक्चर में कह लो, या कल कह लो, है ना। अभी आपकी इसकी डीपीपीज भी मुझे बनानी है, तो कल परसों एक जो है कमेंट आया था इसकी डीपीपीज कैसे मिलेंगी, तो मैं तो भाई हैरान हो गया, कोई डीपीपी करता भी है, बिकॉज कब से मैंने डीपीपी अपलोड नहीं करी, किसने कमेंट में बोला भी नहीं। चलो मैं क्या करूं फिर, मैं क्यों करूं फिर अपलोड, अगर आपको चाहिए ही नहीं फिर मैं क्या करूं, क्यों, वाई शुड आई वेस्ट माय टाइम, है ना। अब देखना एप्लीकेशंस क्या है इसकी। सबसे पहले अगर हम बात करें रेप केसेस में आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो रेपिस्ट कौन था। जैसे अब ये मैं आपको एक्सप्लेन तो कर सकता हूं, मतलब क्या है, आप सबको पता है कि ऐसे केसेस होते हैं हमारे कंट्री में भी, और बाहर भी ऐसे केसेस होते हैं, है ना। तो क्या है, जिसने रेप किया होगा उसका स्पर्म वेजाइना में तो होगा ही, है ना, थोड़ा बहुत, है ना, तो उसको कलेक्ट करेंगे और फिर मैच कर सकते हैं। स्पर्म से भी तो आपने पढ़ा ना, स्पर्म हो, है ना, फॉलिकल का सेल हो, कोई भी सेल हो, उससे हम ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। फिंगरप्रिंटिंग डज नॉट मीन यही फिंगरप्रिंटिंग होती है। रेप केसेस नेक्स्ट, फॉर यू नो दैट कोर्ट में जो केसेस चलते हैं, है ना, कि ये बच्चा किसका है गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, है ना, या कहीं तो हम क्या बोलते हैं उसको, या ऐसा कह लो, पहले तो आप वो लिख लो, क्राइम सीन्स में मर्डर केस कह लो, मर्डर्स वगैरह में आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे मैं आपको भी बताया, है ना। और सेकंड, आप किसी की पैटर्निटी टेस्ट, हाँ पैटर्निटी टेस्ट आपको करना है, मतलब पेरेंट्स बताने हैं किसी के पैटर्निटी टेस्ट, तो उसमें कर सकते हो। क्राइम सीन में 100% मैच होना चाहिए, 100% मैच ऑफ क्राइम सीन डीएनए
एंड क्रिमिनल डीएनए, इसमें तो पूरा ही मैच होना चाहिए बिकॉज क्रिमिनल का ही तो है क्राइम सीन पे, तो वो तो पूरा मैच होना चाहिए। बट इसमें अगर मैं बात कर रहा हूँ पैटर्निटी टेस्ट में, तो इसमें 50% आएगा फ्रॉम फादर एंड 50% आएगा फ्रॉम मदर, 50% फ्रॉम फादर 50% फ्रॉम मदर, और ये होगा इन द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग में 50% आएगा फादर के कारण और 50% आएगा मदर का। जो बैंड्स मिलेंगे वो 50% बैंड फादर के होने चाहिए, 50% बैंड मदर के होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा ए बी सी है, ठीक है ना, और मैंने आपसे क्या पूछा, या डी भी ले लो चलो साथ में, ठीक है, ए बी सी डी है ना, और ये है कुछ जो आपको बैंड मिल रहे हैं आफ्टर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की पूरी टेक्निक को फॉलो करने से, है ना। सी in C it is like ये C हो गया एंड आफ्टर दैट D में देखते हैं क्या है। अच्छा ये पहले 50% थोड़ा सा इस साइड करके लिख देता हूँ, लास्ट ही है, इसके बाद आपकी क्लास विल बी ओवर, है ना। ये एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ जिससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, है ना। तो अब ये आपके पास क्वेश्चन है, ऑप्शंस क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट बी इज अ चाइल्ड ऑफ ए एंड सी। सेकेंड ऑप्शन सेज दैट मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है, बी इज चाइल्ड ऑफ ए एंड डी। थर्ड ऑप्शन सेज दैट ए एंड डी आर नहीं, थर्ड ऑप्शन क्या है, D and C are monozygotic twins, and fourth option says that B is the फादर ऑफ ए। मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। बी इज अ चाइल्ड ऑफ ए एंड सी, मतलब बी में 50% ए वाला होना चाहिए, 50% बी वाला, तो ये तो ए वाला है नहीं, मतलब ये बी इसको सी वाला मिल रहा है ना। तो हाँ मतलब एक तो इसको सी का मिल रहा है ना, देखो। फिर ये इसको ए से मिल रहा है, ये इसको ए से ही मिल रहा है, ये वाला भी, और ये वाला इसको मिल रहा है सी से, ये ए से। यस मतलब ये को करेक्ट है, तो ये वाली ऑप्शन करेक्ट हो गई। देन बी इज चाइल्ड ऑफ ए एंड डी, क्या ये पॉसिबल है, देखो। हाँ मतलब ए एंड डी का चाइल्ड भी हो सकता है ना, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। बी कैन भी आएगा वैसे तो, बी कैन भी, है ना। तो ए सी का भी चाइल्ड हो सकता है, ए डी का भी चाइल्ड हो सकता है ना। अब देखो अगर सी और डी से मीटिंग पे सेम ही आ रहा है, तो मतलब सी और डी तो होमोजाइगोटिक ट्विंस ही होंगे। चेक कर लो इनका एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे आपको सेम चीज देखने को मिल रही है। बी इज द फादर ऑफ ए, लेट्स चेक इट आउट। बी अगर ए का फादर है दैट मींस ए में 50% बी के आने चाहिए थे। ये वाला नहीं आया, ये वाला आया, ये वाला आया, ये वाला नहीं आया, ये वाला आया, तो हाँ हम कह सकते हैं कि ये भी ट्रू है। वी कैन से दैट दिस इज ट्रू, है ना। तो बस ये चारों ही ट्रू थे, है ना, ऑल आर ट्रू। ठीक है जी, तो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। एक बार मैं इसकी फोटो क्लिक कर लेते हैं, कर लेता हूं, कर लेते हैं का क्या मतलब, व्हाट इज दिस बिहेवियर। पिछले लेक्चर में मेरे ख्याल से मैंने आपको डीपीपी नंबर 12 दी थी, तो इस बार आप डीपीपी नंबर 13 तक सॉल्व करके आएंगे। नहीं, डीपीपी नंबर 8 दी थी ना शायद। सॉल्व 9th एंड 10th डीपीपी, रिवाइज करके आना है पूरा चैप्टर एंड नोट बना के आने हैं। लेक्चर नंबर 15 होगा पीवाईक्यूज प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पीवाईक्यूज भी होंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, अलग अलग होंगे, ऑफ कोर्स वाली बात है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से लेके आऊंगा, पीवाईक्यूज अलग लेके आऊंगा, ठीक है।
प्रैक्टिस क्वेश्चंस किसके? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ही लाऊं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के, है ना। दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर, यही सब है, हो गया। एंड आफ्टर दिस नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे या तो एवोल्यूशन या तो जूलॉजी स्टार्ट कर देंगे। तो एवोल्यूशन भी जूलॉजी का ही है, बट स्टिल जूलॉजी में कोई इंटरेस्टिंग चैप्टर या स्टार्ट करेंगे। एवोल्यूशन इतना इंटरेस्टिंग नहीं है यार, बोरिंग चैप्टर, काउ चैप्टर है ना। और वैसे भी मैं सोच रहा था कि एवोल्यूशन हम कहाँ से करेंगे, उसमें करेंगे टैबलेट की फॉर्म में, तो आप मुझे बता देना, ठीक है। दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर, आज का लेक्चर यहीं तक है। कमेंट्स वगैरह अब मैं क्या ही रीड करूंगा, बिकॉज टाइम देखो कितना हुआ, है ना। इट इज मोर देन 1 hour and 5 minutes। कर लेते हैं थोड़े से कमेंट्स भी रीड कर लेते हैं, जो जाना चाहें वो जा सकते हैं, बिकॉज लेक्चर इज ओवर नाउ। यहाँ पे एक तो ये बड़ा फायदा है कि अलग, हाँ, तो बस वही है। मिनी दीदी लिख रही है, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, यू आर मोस्ट वेलकम। इजी सॉल्यूशन ऑफ रॉकेट बायोलॉजी प्रोग्राम तो वार जी, आप पता नहीं क्या लिखना चाहते हैं ये। आदिल खान जी लिख रहे हैं, साफ नहीं दिख रहा है, इनको रिप्लाई आया है मीनाक्षी जी का, साफ तो दिख रहा है। आपको देख के लगता है जैसे आप जी एडवांस आराम से निकाल लोगे। स्ट्रेंजर्स 16 भाई शक्ल देखो मेरी, है लग रही जी एडवांस निकालने वाली है। ब्रो नीट दे दो शायद निकल जाए, तुम्हें क्या पता मैंने दिया है कि नहीं दिया। आदिल खान जी कह रहे हैं थोड़ा और डार्क देखो, ठीक से नहीं दिख रहा। श्रीकांत जी, हाँ जी लिख दिया। हाय, इस चैप्टर का क्वेश्चन कब मिलेंगे? यही है श्रीकांत जी ही, तो हाँ इसके मैं जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतनी जल्दी क्वेश्चन अपलोड करवा दूंगा, कर दूंगा, मतलब करवा दूंगा क्या भाई। अच्छा पढ़ाते हो, विशिंग यू अ ग्रेट फ्यूचर, थैंक्स लॉट, नाइस ब्रो भैया। वो ये सब हमने पढ़ लिए थे, तो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। कमेंट्स भी हमने रीड कर लिए हैं, सब कुछ हमारा हो चुका है। चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ, न्यू चैप्टर विल बी स्टार्टेड सून। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।